नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, सहआचार्य इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता और उसकी प्रमुख विशेषताएं, उसके प्रमुख स्थल पर। जब हम कभी भी भारतीय इतिहास की बात करते हैं और भारतीय इतिहास का वर्णन करते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकाल भारत और आधुनिक भारत, तो प्राचीन काल के भारत की जब बात करते हैं तो मानव के विकास की बात करते हैं, और उसके बाद में जब हम सभ्यताओं की ओर बढ़ते हैं तो विश्व की कई सभ्यताओं का नाम आता है सामने। नील नदी की सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता कहलाई जाती है, मेसोपोटामिया की, सुमेरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और भारत में सिंधु सभ्यता जो सिंधु नदी के उस पर बसी गई। और इसके निर्माता और इसके ज़्यादा इस पर बहुत अधिक मत है, लेकिन चूंकि हम आ रहे हैं और उस बारे में सीधा जरूर मानते हैं कि हम मानते हैं कि वो इसके निर्माणकर्ता यही होंगे। तो सिंधु सभ्यता उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिक प्रभाव डाली थी। जो वर्तमान भारत है या जो पाकिस्तान के पास चल गया, यानी अफगानिस्तान तक का क्षेत्र, और यहाँ से लेकर गुजरात दक्षिण तक का क्षेत्र, पूर्व में उत्तर प्रदेश तक का क्षेत्र, और कश्मीर में कालसी तक का क्षेत्र, यानी चहुदड़ो पश्चिम से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक और दक्षिण लोथल गुजरात से लेकर कश्मीर में कालसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र फैला हुआ था। और इसके बीच में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, कालीबंगा, पीलीबंगा, धोलावीरा और इस प्रकार के बहुत सारे स्थल जहाँ पर ये विशेष सभ्यताओं के माने जाते हैं। 1921 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की, और भारत में 1960 के बाद में बीबी लाल और बी के थापर ने कालीबंगा की। तो सिंधु सभ्यता का एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है और एक बहुत संपन्न और सभ्य सभ्यता के रूप में मानी जाती है, और उसकी कई ऐसी विशेषताएं हैं जो वर्तमान में प्रासंगिक है और उसका अनुसरण भी किया जा रहा है। बच्चों, सिंधु सभ्यता का सीधा समय अगर लूँ तो पहली जो सबसे बड़ा गुण है जो आज तक उसको ले गया है, वह है सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी उनका नगर नियोजन आज भी हमें एक देता है। और आज हम जानते हैं कि किसी भी शहर को विकसित करने के लिए, किसी शहर को समझने के लिए वहाँ का नगर नियोजन लगता है, और वहाँ का नगर नियोजन भी बड़ा विकसित माना जाता था। लंबवत सड़कें थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, सड़कों के दोनों ओर नालियाँ थी, पक्की ईंटों की बनी थी, निश्चित दूरी पर कूड़ेदान थे, समान आकृति में मकान बने हुए थे, खिड़की दरवाजे खुले हुए थे, और शहर में के बीच हर शहर में एक तरह से परपेंडिकुलर लंबवत सड़कें एक दूसरे को काटती थी। यानी जो वर्तमान में एक सुंदर शहर बनाने के लिए जो कल्पना की जाती है, ये जो स्थापत्य दिखाया जाता है, वो सिंधु सभ्यता में बहुत अधिक मौजूद था उस समय में। और इसके प्रमुख आपने मैंने बताया भी, इसलिए सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है। दूसरा सबसे बड़ा था कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन होने के बाद, नगरीय होने के बाद भी जीवन कृषि था, कृषि पर रहता था, और गेहूँ और उसकी ज्वार और जौ की बहुत अधिक खेती की जाती थी, और हरी सब्जियों का भी था। यद्यपि नामों का वर्गीकरण कुछ और हो रहा होगा, लेकिन फिर भी जीवन यापन अधिकांश लोगों का कृषि पर था, यानी शहर के बाद में जो उन पर था वो प्रतिदिन उनका जो कृमि इसके हिसाब से चलाया जाता था। एक और अधिक शब्द है कि हमारे को कहीं जगह पे वो मातृ देवी की उपासना करते हैं, कहीं पर पेड़ पौधों के आसपास धूप लगा जाता है, कहीं पर एक ऐसी आकृति बैठी हुई है जिसके मफलर गले में लग रहा है, वर्तमान स्वरूप माना जाए, वहाँ एक जो है उपासना का तप लगाकर बैठा हुआ है, तो उसमें उसको आज के महादेव से की गई है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कहीं पर मातृ देवी की पूजा, कहीं पर पशुपति की पूजा, कहीं पर वनस्पति की पूजा, कहीं पर महादेव की पूजा। तो ये जो विभिन्न अलग अलग जगह पर आकृति मिलती है वो ये दृष्टिगोचर करती है कि सिंधु सभ्यता वाले बहुदेववादी थे। साथ ही साथ इन जगहों पर धूप धाप के छींटे का एक विभिन्न स्पॉट मिलना, जगह जगह पे स्पॉट मिलना, और एक ऐसी आकृति जो कि वर्तमान में अगर हम देखें चौकोर में है और उससे धागा बंधा हुआ है, जिसको हम वर्तमान समय में सामाजिक परंपरा के अनुसार ताबीज का नाम देते हैं, वो या गले में जो एक मांदलिया पहनते हैं ग्रामीण लोग, उस तरीके से आकृति होती है। तो ये भी दृष्टिगोचर करता है, ये जो प्रमाण मिलता है पुरातत्व प्रमाण को, ये दृष्टिगोचर करता है कि सिंधु सभ्यता वाले जादू टोने में विश्वास करते थे, और कहीं ना कहीं पर सामाजिक व्यवस्था में अंधविश्वास मान्यताओं का बहुत बड़ा स्थान था। तो ये जो पुरातत्व सामग्री मिली है, ये दृष्टिगोचर होती है। सिंधु सभ्यता की लिपि कहीं पढ़ी नहीं जा सकी है, और जब जो लिपि पढ़ी नहीं जा सकती वो एक सामान्य चित्र की भांति होती है, इसलिए इतिहासकारों ने इसको ये दे दिया कि सिंधु की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन उनकी लिपि चित्रात्मक थी, क्योंकि जो अक्षर पढ़े नहीं जाए वो चित्र की भांति ही परिभाषित हो सकते हैं। सिंधु सभ्यता की एक अन्य विशेषता एक ये भी थी कि वह कहीं पर पूरी जगह पर
किस वजह से हुई, कोई कहता है कि बाढ़ की वजह से पतन हुआ, कोई कहता है महामारी की वजह से हुआ, कोई बोला कि आक्रमण की वजह। लेकिन आक्रमण का अगर सिंधु सभ्यता पर किया जाता तो जिसने आक्रमण किया, चलो सिंधु घाटी सभ्यता में इसका अध्ययन नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ जिसने आक्रमण किया वहाँ पर वर्णित होना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी आक्रमणों का तालमेल नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता वाले शांति प्रिय थे। वहीं दूसरी ओर लोहे का ज्ञान उन्होंने था, यानी हथियार चूंकि लोहे से ज़्यादा बनाए जाते थे उस जमाने में, तो हथियार का कहीं भी उल्लेख नहीं आता और नहीं इस प्रकार के कृषि करने के औजार के अलावा उनका कहीं भी ऐसा नहीं मिला है कि उनको हथियारों का लिया है। तो सीधे सीधे तौर पे कहा जाता है कि लोहे के ज्ञान के साथ साथ में शांति प्रिय भी थे और मातृ देवी की उपासना, पशुपति की उपासना, धरती माता की उपासना, इन सब के मानने के बाद और जगह जगह पर स्त्री जो है आकृति या मूर्तियों का जो मिलता है, मृदबाण मिलते हैं, वह सीधा सीधा कह जाता एक दृष्टिगोचर करता है, यह सामान्य मत को बाहर निकालता है कि वहाँ परिवार मात्र सत्तात्मक था। साथ ही सिंधु सभ्यता के जो है एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिलाया जाता है लोथल, जहाँ पर कि सुमेरियाओं की सभ्यताओं के कुछ सिक्के मिले हैं, मेसोपोटामिया के सिक्के के मिले हैं, यहाँ तक कि नील नदी का कुछ जो आया गया जहाज है उसके कुछ अवशेष भी मिले गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा होता है कि सिंधु सभ्यता वाले नगरीय सभ्यता थी, कृषि पर आधारित जीवन यापन था, लेकिन विदेशी व्यापार भी बहुत संपन्न होता था और तत्काल जो समकालीन सभ्यताएं थी उनके इस तरीके से उनका आना जाना रहा होगा। और लोथल बंदरगाह का अपने आप में व्यवस्थित होना, अपने आप में नियोजित होना, ये प्रमाण करता है कि तत्कालीन समय चूंकि हवाई मार्ग और ये तो हो ही नहीं सकते थे, इसलिए जलमार्ग से विदेशी व्यापार हुआ करता था, तभी ही लोथल इतना एक संपन्न बंदरगाह लगातार लंबे समय तक बना रह सका। सिंधु सभ्यता का एक और इस सभ्यता का एक और जो हमारे को सामने दृष्टिगोचर होता है वो ये है कि कहीं युद्ध का वर्णन नहीं, कहीं आक्रमण का वर्णन नहीं, साथ ही बेल जगह जगह पर जो आध्यात्मिक स्थल जहाँ पाए गए हैं, जहाँ महादेव की पूर्ति कही गई है, जहाँ स्तुति का क्षेत्र पाया गया है, जहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र पाया गया है, उस जगह पर बेल की आकृति को हर जगह पे इंगित किया गया है। जिस तरीके से वर्तमान में हम ओम लिखते हैं, स्वास्तिक लिखते हैं या अन्य संप्रदाय वाले अपना एक मूल आध्यात्मिक अंकित करते हैं, ठीक उसी तरीके से सिंधु सभ्यता में बेल की आकृति जो है वो जगह जगह पर पाई जाती है। तो अतः बेल एक बहुत ही सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व का पशु रहा होगा और ये निसंदेह माना जाता है कि उनका बेल का बहुत अधिक धार्मिक महत्व था। एक और जो वहाँ पर हो जाता है कि चूंकि युद्ध नहीं हो जाते, आक्रमण नहीं होते थे, तो बेल का पाया जाता है, लेकिन कहीं पर घोड़े का जो है सिंधु सभ्यता में वर्णन नहीं किया जाता है। अतः ऐसा माना जाता है कि पशुओं में आकृति हो सकती है, माल ढोने के लिए इधर से उधर स्थान जा सकते हैं, लेकिन वस्तुतः किसी एक जानवर का नाम उन्होंने घोड़ा दिया हो ऐसा नहीं मिलता है। अतः घोड़े की जानकारी उनको नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी, शांति प्रिय थे और साथ ही घोड़े की जानकारी नहीं थी। तो मुख्य विशेषताएं जो हम सीधे सीधे तौर पर करते हैं, नगरीय सभ्यता थी, कृषि अधिक जीवन यापन था, बहुदेववादी थे, नगर नियोजन उत्तम था, लोहे की और घोड़े की जानकारी नहीं थी, जादू टोने में विश्वास रखते थे, मात्र सत्तात्मक थी, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, चित्रात्मक थी। अब हम मुख्य स्थलों का जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया गया है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, पीलीबंगा, धोलावीरा और सुरकोतड़ा, आलमगीर, कालसी, लोथल, ये सिंधु सभ्यता के बहुत वो माने गए हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो आज भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में जो विकसित हो रहा है वो है एक तो बहुदेववादी। आज भी हम प्रत्येक वार के अनुसार, प्रत्येक त्यौहार के अनुसार अपने इष्ट को जो विभिन्न रूप से है, हालांकि वो अंतिम शक्ति एक के रूप में मानी जाती है, लेकिन मानते हैं, नामकरण उनका दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से उस समय भी बहुदेववादी हुआ करते थे, मातृ सत्तात्मक। आज भी माताओं को बड़ा स्थान माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता के ये जो मूलभूत मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं संक्षिप्त में, कि अगर सामान्यतः देखा जाए तो सिंधु सभ्यता वाले इन विशेषताओं को लेकर विदेशी व्यापार बड़ा संपन्न माना जाता था। और इन सारी बातों को मैंने आपके सामने रखा है। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मानोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास।